हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में सक्सेस कैरियर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी टीओ की फॉर्म आ चुका है और फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और उसका डेट 27 फरवरी 2026 को होने वाला एग्जाम, उसके लिए तैयारी सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप पे करवाई जा रही है। इसके लिए देखेंगे यहाँ पे, देखिए एमएमबी ट्रेड की भी तैयारी करवाई जा रही है और एक चीज़ खास ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है। जो भी छात्र कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 799 रुपये में है, लेकिन ये 799 रुपये में फ्लैट डिस्काउंट 300 रुपये का आपको छूट मिल जाएगी। सिर्फ आपको कूपन कोड MPTO 499 डालना है, ठीक है ना। तो और अधिक जानकारी के लिए आप 9140822403 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एमएमबी की ट्रेड की चलाई जा रही है, इलेक्ट्रीशियन की पूरी कोर्स कंप्लीट हो चुकी है, इलेक्ट्रीशियन भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे फिटर की भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। MPTO आप लोग सिर्फ MPTO कूपन कोड अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो हम लोग ये क्लास भी, तो इसको आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इस बॉक्स में अपना जो भी क्वेरी होगी उसे पूछते रहेंगे। तो उस दिन हम लोगों का क्लियरेंस वैल्यू, यहाँ पे आप लोगों का लाइट समझ में आ रहा है जिसे मैं उसको ऑफ कर देता हूँ जिसे चमकना है। चलिए क्लियरेंस वैल्यू में एक बार आप लोगों से, यहीं तक हमारी क्लास उस दिन हुई थी। क्लियरेंस वैल्यू क्या होता है? तो पिस्टन का जो टॉप डेड सेंटर के ऊपर का जो आयतन होता है वही क्या होता है? क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, जिसे हम लोग वीसी से डिनोट करते हैं। तो पिस्टन के टीडीसी पर होने पर पिस्टन तथा सिलेंडर हेड के बीच जो आयतन होती है, घिरे हुए आयतन को क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। इसे वीसी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वीसी, उसके पहले हम आप लोगों को स्वेप्ट वॉल्यूम पढ़ाए थे कि नहीं? स्वेप्ट वॉल्यूम, हाँ स्वेप्ट वॉल्यूम भी पढ़ा दिया था आप लोगों को यहाँ पे। हाँ यहाँ पे स्विफ्ट वॉल्यूम भी आप लोगों को पढ़ा दिया था। देखिए स्विफ्ट वॉल्यूम एक बार हम आप लोगों को और समझा देना चाहते हैं यहाँ पे अपने वर्ड में। स्विफ्ट वॉल्यूम एक बार समझिएगा इसको। स्विफ्ट वॉल्यूम क्या होती है? ये मान के चलिए कि सिलेंडर है और ऊपर सिलेंडर हेड होता है, यहाँ पे टीडीसी होता है, टीडीसी, ठीक है ना। और नीचे जहाँ तक पिस्टन आ सकती है वहाँ बीडीसी होता है। तो पिस्टन अगर टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर तक आएगा तो जितने इसके अंदर आयतन होगा, यानी टीडीसी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं और इसे वीएस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो जब इसके अंदर चार्ज खींचा जाएगा, पेट्रोल इंजन में चार्ज क्या होता है? तो हवा और पेट्रोल का मिक्सर होता है और डीजल इंजन में हवा होती है। तो इसका जो आयतन आएगा उसी को हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम का फार्मूला आप लोगों को हमने उस दिन लिखाया था, पाई/4 D²L, ठीक है ना। इंटू यहाँ पे कर लीजिएगा, नहीं लिखा रहता है तो इंटू रहता है। ये फार्मूला होता है स्वेप्ट वॉल्यूम का। ये आता कहाँ से है इसके बारे में आज देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग बेलन पढ़े होंगे, बेलन का आयतन निकालना। यहाँ पे हम बेलन एक बना रहे हैं आप लोगों के सामने, ये बेलन है, ठीक है ना। बेलन का आयतन कितने लोग जान रहे हैं? बेलन का आयतन का फार्मूला, तो बेलन का आयतन का फार्मूला आप लोगों को बताया, सिलेंडर को ही बेलन बोलते हैं। तो एक तरह से हमारा सिलेंडर जो होता है इंजन के अंदर, सिलेंडर वो भी तो बेलनाकार आकृति का होता है, इसीलिए उसे हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। तो बेलन का आयतन आप लोगों का फार्मूला पता है ना, बेलन का। चलिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई/r²H, ठीक है। पाई/r² होता है। इसको हम लोग डी के फॉर्म में, तो आर किसके बराबर होता है? व्यास का आधा होता है ना आर। तो आर की जगह हम D/2 लिख सकते हैं, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे पाई और आर की जगह D/2 लिखेंगे तो D/2, और यहाँ स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ एच क्या है? बेलन की यहाँ पे हमारी क्या है? हाइट है। क्या है? हाइट है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक बेलन की हाइट है। ऐसे ही हमारे सिलेंडर के अंदर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक हमारी ये हाइट जो होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। हमने स्ट्रोक लेंथ पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था। स्ट्रोक लेंथ क्या होती है? टीडीसी से बीडीसी तक की दूरी जो होती है उसे हम लोग स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं और इसे एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हाइट हमारा एल हो जा रहा है, ठीक है, और बेलन में एच होता है। अब यहीं से ये फार्मूला निकल कर आता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पाई, ठीक है ना, पाई और डी, ये स्क्वायर है, ब्रैकेट टूटेंगे तो डी का स्क्वायर/4 होगा इंटू एच होगा। तो एच यहाँ पे
ये वाले में है बेलन में, इसमें एच के रूप में क्या है, एल है, तो पाई डी स्क्वायर, एच की जगह हम एल भी ले सकते हैं क्योंकि हाइट दोनों में तो है, अब बटा में 4, इस यहीं से आपका फार्मूला वो आता है, यानी कि पाई बाई ये 4 है, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, यहीं से ये स्वेप्ट वॉल्यूम का फार्मूला आता है। हमने उस दिन आप लोगों को टोटल वॉल्यूम बताया था, टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम क्या होती है, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर हेड के बीच में जो स्थान होता है उसे हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। जब पिस्टन टीडीसी पे होता है तो टीडीसी पे होने की वजह से ऊपर कुछ स्थान खाली रह जाती है, कुछ आयतन खाली रह जाती है सिलेंडर हेड और टॉप डेड सेंटर के बीच, तो उसे हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम और यहाँ टीडीसी से लेकर बीडीसी तक का जो आयतन है उसे स्वेप्ट वॉल्यूम बोलेंगे। तो जहां हम क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, टोटल वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम यानी कि टोटल कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका, वी सी प्लस वी एस। ये हमने आपको उस दिन पढ़ा दिया था। अब आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा टॉपिक जो होगा, बताइए इतना आप लोगों को समझ में आ गया, तो आगे के टॉपिक पे हम लोग बढ़े। चलिए, वेरी गुड जी। हाँ, अब अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे संपीड़न अनुपात, कंप्रेशन रेशियो। चलिए अगला हेडिंग आप लोग देखेंगे, ये हमने पढ़ा दिया था आपको, इंजन की क्षमता भी पढ़ा दिया था, सेफ्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम भी हमने बता दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझ में आएगी चीज़ें। थोड़ा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बढ़िया सा एक पेज ले ले रहा हूँ। चलिए आइए देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संपीड़न अनुपात। क्या पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, हेडिंग के लिए थोड़ा मोटा कलर में ले ले रहा हूँ, संपीड़न अनुपात, इसको समझ लीजिए। संपीड़न अनुपात क्या होती है ना, इसे हम लोग कंप्रेशन रेशियो भी बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो, ठीक है ना, कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। आइए इसको हम थोड़ा गौर से इसको पढ़ेंगे, गौर से आप लोग भी पढ़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग कंप्रेशन रेशियो नहीं सीख पाते हैं। कंप्रेशन रेशियो में यहाँ पे आप लोगों को एक बार बता दूंगा तो कभी डाउट नहीं रहेगी आप लोग। ये मैं बना दिया हूँ सिलेंडर, क्या है ये, सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर हमारी क्या रहती है, वो जहाँ तक हमारा पिस्टन जाता है वो टीडीसी होता है, यहाँ तक टीडीसी हो गया, और यहाँ क्या हो गया, नीचे तक जहाँ तक आता है वो बीडीसी हो गई। पिस्टन जहाँ तक नीचे तक पॉइंट तक आता है वो बीडीसी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, अब टीडीसी से बीडीसी तक की जो वॉल्यूम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं, वीएस से डिनोट करते हैं। और पिस्टन जब टीडीसी पे होता है और सिलेंडर है के बीच का जो आयतन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस आयतन, वी सी। अब यहाँ पे कुल आप आयतन निकाले थे तो कुल आयतन हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम और सेफ्ट वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो कुल आयतन आता है। तो संपीड़न अनुपात क्या होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो संपीड़न जो अनुपात है या कंप्रेशन रेशियो, सिलेंडर के कुल आयतन, सिलेंडर का जो कुल आयतन है, ठीक है ना, यानी कि वीसी और वीएस को जोड़कर कुल आयतन निकालेंगे, और क्लियरेंस वॉल्यूम जो होती है इसकी, यानी कि क्लियरेंस आयतन के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संपीड़न अनुपात बोलते हैं। यानी कि कंप्रेशन रेशियो किसे बोलेंगे, तो सिलेंडर का कुल अनुपात और क्लियरेंस अनुपात, क्लियरेंस आयतन के बीच के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संपीड़न अनुपात बोलते हैं। एक बार और सुन लीजिए, सिलेंडर का कुल आयतन तथा क्लियरेंस आयतन के अनुपात को ही, ठीक है, के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संपीड़न अनुपात बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग उसकी डिफिनीशन लिख लेंगे, ठीक है, लिखिएगा, सिलेंडर के कुल अनुपात,
कुल आयतन, कुल आयतन, कुल आयतन मतलब जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम हमने अभी पीछे भी बताया ना, अभी बताया आप लोगों को। तो कुल आयतन तथा तथा क्लियरेंस आयतन, क्लियरेंस आयतन के बीच के क्लियरेंस आयतन के अनुपात लिख लीजिए, बीच के ना लिखिए, यहाँ पे बीच के हटा लीजिए, क्लियरेंस आयतन के अनुपात लिख लीजिए। देखिए सिलेंडर के कुल आयतन तथा सिलेंडर क्लियरेंस आयतन के अनुपात को, अनुपात को क्या बोलते हैं? संपीड़न अनुपात बोलते हैं, संपीड़न, संपीड़न अनुपात कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो कुल आयतन तथा क्लियरेंस आयतन के अनुपात को ही संपीड़न अनुपात यानी कि कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। तो यहाँ कंप्रेशन रेशियो को हम लोग 60 में किससे प्रदर्शित करते हैं? जैसे हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम को वीएस से प्रदर्शित करते हैं और क्लियरेंस वॉल्यूम को वीसी से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ही कंप्रेशन रेशियो को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो लिखिएगा, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। कंप्रेशन रेशियो को इस आर से स्मॉल आर से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? क्या करते हैं? इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब कंप्रेशन रेशियो का फार्मूला क्या होगा? कंप्रेशन रेशियो बराबर क्या होता है? अभी हमने बताया कुल अनुपात, तो यहाँ पे सॉरी कुल आयतन लिख लीजिएगा। कंप्रेशन रेशियो बराबर कुल आयतन बटा में, कुल आयतन बटा में टोटल वॉल्यूम अपान क्या हो गया? क्लियरेंस आयतन। ठीक है ना? क्लियरेंस आयतन। ठीक है, अब देखिए कुल आयतन आपका कितना था? अभी आप लोग पढ़े थे कुल आयतन यहाँ पे कितना था? तो कुल आयतन का कितना होगा? वी एस प्लस वी सी, यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम बटा में क्लियरेंस आयतन। क्लियरेंस आयतन हमारा कितना है? वी सी है। यही आपका फार्मूला बनेगा, यानी कि कंप्रेशन रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? कंप्रेशन रेशियो बराबर क्या हो गया? वी एस प्लस वी सी अपान वी सी। ठीक है ना? क्लियरेंस वैल्यू को रेशियो को आर से डिनोट करते हैं ना। तो ये आप लोगों का फार्मूला निकल कर आ गया। ठीक है ना? अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को करवाएंगे, उसे आप लोग थोड़ा गौर से करिएगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी डीजल इंजन का, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्टकट में, कोई डीजल इंजन है। कौन है? डीजल इंजन। डीजल इंजन का स्वेप्ट वॉल्यूम दिया है, यानी कि वी एस दिया है 800 सेंटीमीटर क्यूब, और वीसी दिया है कितना? वीसी दिया है आपका, मान के चलिए क्लियरेंस वॉल्यूम दिया है आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको कंप्रेशन रेशियो बताना है, यानी कि यहाँ पे आर बताना है। क्या बताना है? आर बताना है। तो बताइए आर कितना होगा? तो देखिए अभी हमने बताया क्या होता है कंप्रेशन रेशियो? कुल आयतन। कुल आयतन कितना होगा? स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम को जोड़ देंगे, नहीं कि 800 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, बटा में बटा में क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम कितना दिया है? 100 दिया है। तो दोनों कट जाएगा 2 जीरो से, तो हमारा क्या आ जाएगा? 9/1 या 9:1 आ जाएगा। ठीक है ना?
9:1 आ जाएगा। तो कंप्रेशन रेशियो 9:1 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए एग्जाम में पूछता है कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है या पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है। तो वो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्टली एग्जाम में। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो या कंप्रेशन अनुपात लिख दे रहे हैं, अनुपात यानी संपीड़न अनुपात कितना होता है। तो ये होता है 16 से 24। ठीक है ना, 16 से 24। ऐसे ही अगर आपका पूछेगा पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो संपीड़न अनुपात, तो यहाँ पे स्टार बना के लिख लीजिएगा, पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन अनुपात लिख लीजिएगा, कितना होगा। कंप्रेशन अनुपात 6 से 10 होता है इसका। ठीक है ना, क्या होता है, 6 से 10 होता है। 6:1 से 10:1। और डीजल इंजन का कंप्रेशन अनुपात 16:1 से 24:1 या 16 से 24 के बीच में, ये याद रखेंगे आप लोग। क्लियर, बताइए। आगे बढ़े, इतना आप लोगों का समझ में आ गया। अब आइए क्रैंक थ्रो क्या होती है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए चलिए अगला हेडिंग डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे अगला हेडिंग आप लोगों को लिखवा देता हूँ। सॉरी, क्रैंक थ्रो, क्रैंक थ्रो, क्रैंक थ्रो। ठीक है, ये है क्रैंक थ्रो। तो क्रैंक थ्रो का समझिएगा थोड़ा, मैं यहाँ पे एक फिगर बना के आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये हमारा क्या होता है, सिलेंडर होती है। सिलेंडर के अंदर हमारी क्या होती है, पिस्टन होती है। क्या होता है, पिस्टन। ये पिस्टन होता है। ठीक है, और पिस्टन से हमारा क्या जुड़ा रहता है, क्या जुड़ा रहता है, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड किससे जुड़ा रहता है, यहाँ पे ये क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। क्रैंक शाफ्ट के किस पार्ट से जुड़ा रहता है, क्रैंक पिन से जुड़ा रहता है। और ये यहाँ पे हमारा होता है। तो ये क्या हो गया, क्रैंक पिन हो गई। ये वाला क्या हो गया, क्रैंक पिन। ये क्या हो गया, क्रैंक पिन हो गया। और ये क्या हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गई। इसी को तो मूव करेगा ऐसे ऐसे, यही मूव करेगा। ये क्या हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गई, क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, क्रैंक शाफ्ट। इतना दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब हमारा क्रैंक थ्रो क्या होती है ये आप लोग को समझना है। तो क्रैंक थ्रो होती है क्रैंक पिन के केंद्र से क्रैंक शाफ्ट के केंद्र तक की दूरी ही हमारा क्या कहलाता है, क्रैंक थ्रो कहलाता है। यानी कि क्रैंक पिन के सेंटर, मान के चलिए कि ये सेंटर है इसका, यहाँ से ये सेंटर है, इसका सेंटर ये है। तो इनके बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाले बीच के दूरी को ही हम लोग बोल देंगे क्रैंक थ्रो, क्रैंक थ्रो। ठीक है, यानी कि क्रैंक पिन के केंद्र से क्रैंक शाफ्ट के केंद्र के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्रैंक थ्रो कहलाता है। क्रैंक पिन के केंद्र से क्रैंक शाफ्ट के केंद्र तक की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रैंक थ्रो कह लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रोक लेंथ की आधी होती है, ये भी याद रखना है। तो पहले आप लोग परिभाषा इसका लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए, क्रैंक पिन के केंद्र से, क्रैंक पिन के केंद्र से
क्रैंक शाफ्ट के केंद्र के, क्रैंक शाफ्ट के केंद्र तक की दूरी, केंद्र तक की दूरी क्रैंक, देखिए क्रैंक पिन के केंद्र से क्रैंक शाफ्ट के केंद्र तक के की दूरी क्या कहलाती है? क्रैंक थ्रो कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रैंक थ्रो कहलाती है। क्लियर? अब देखिए ये क्रैंक थ्रो जो होती है स्ट्रोक लेंथ की आधी होती है, तो क्रैंक, यहां पे लिख लीजिएगा क्रैंक थ्रो स्ट्रोक लेंथ की, स्ट्रोक लेंथ की 1/2 होती है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रोक लेंथ क्या होती थी? पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक आता था तो एक स्ट्रोक होती थी, और स्ट्रोक लेंथ मान लीजिए यहाँ पे टीडीसी है और ये हमारा बीडीसी, पिस्टन अगर हमारा यहाँ तक आएगा बीडीसी तक, तो टीडीसी से बीडीसी तक पिस्टन आती है, उसी को हम लोग स्ट्रोक लेंथ बुक करते हैं। तो हमारी क्रैंक पिन क्या है? क्रैंक पिन के केंद्र से क्रैंक शाफ्ट के केंद्र के बीच की दूरी की क्रैंक थ्रो कहते हैं। ये स्ट्रोक लेंथ की आधी होती है, यानी कि आधा अगर ये मूव कर रहा है 180 डिग्री मूव करेगा तो हमारा एक स्ट्रोक लेंथ बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का क्या होगा? एक थ्रो होगा। ठीक है ना? चलिए इतना हो गया। अब इसी का उल्टा अगर बोला जाएगा, स्ट्रोक लेंथ की आधी होती है कौन? क्रैंक थ्रो। और स्ट्रोक यहां पे दिया है, स्ट्रोक अगर बात करें, ठीक है, स्ट्रोक, स्ट्रोक लेंथ वही होता है, स्ट्रोक भी वही होती है, टीडीसी से बीडीसी तक एक स्ट्रोक कहलाता है। बोलते हैं ना सक्शन स्ट्रोक, फिर बीडीसी से टीडीसी कंप्रेशन स्ट्रोक। तो एक स्ट्रोक लेंथ का क्या होता है? दोगुना होता है। तो स्ट्रोक क्या होता है? थ्रो का दोगुना होता है, ये भी याद रखिएगा। दोगुना होता है। ठीक है, चलिए तो क्रैंक थ्रो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अगला टॉपिक हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। अभी हम देख ले रहे हैं क्या क्या चीजें हम लोग पढ़े थे थोड़ा। हाँ, मैं यहाँ पे शुरू में आ जाता हूँ, क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ लिए थे उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आइए, तो आप लोगों ने बीडीसी पढ़ लिया, ओडीसी आईडीसी पढ़ लिया, बोर पढ़ लिया, शेफ्ट वॉल्यूम पढ़ लिया है, क्लियरेंस वॉल्यूम पढ़ लिया है, टोटल वॉल्यूम पढ़ लिया, कंप्रेशन रेशियो पढ़ लिया है, क्रैंक थ्रो पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है हार्स पावर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अश्व शक्ति, ठीक है ना, इंजन की अश्व शक्ति, हार्स पावर को पढ़ने वाले हैं। चलिए हेडिंग लिख लीजिए, इंजन की अश्व शक्ति या हार्स पावर। बहुत बार आप लोग हार्स पावर के बारे में सुने होंगे, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, इंजन की अश्व शक्ति। इंजन की अश्व शक्ति, ठीक है ना, यानी कि इंजन हार्स पावर, इंजन हार्स पावर, ठीक है ना, इंजन की हार्स पावर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने आप लोगों को पहले ही बताया था इंजन की कितनी प्रकार की ये हार्स पावर होती है। इंजन में 3 तरह की हार्स पावर होती है। एक होता है IHP, इंडिकेटेड हार्स पावर, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। एक होता है BHP,
ब्रेक हार्स पावर, और एक होता है FHP। ठीक है, FHP। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। IHP क्या होता है, BHP क्या होती है, और FHP क्या होती है, फ्रिक्शन हार्स पावर क्या होती है, ये सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, वही है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा अगला, IHP। IHP इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है, इंडिकेटेड हार्स पावर। एग्जाम में पूछता है आप लोगों का IHP का फुल फॉर्म, तो इंडिकेटेड हार्स पावर, ये आप लोगों को याद रखना है। IHP का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछ लिया तो क्या होता है, इंडिकेटेड हार्स पावर, सूचित अश्वशक्ति। हिंदी में लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं सूचित अश्वशक्ति। क्या बोलते हैं इसे, इसे हम लोग बोलते हैं सूचित अश्व शक्ति। क्या बोलते हैं, शिक्षित अश्व शक्ति। अब IHP क्या होता है, तो जब हम सिलेंडर के अंदर फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं, तो फ्यूल सिलेंडर के अंदर, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है ना, ये पिस्टन है। मैं यहाँ पे पिस्टन भी बना देता हूँ आप लोगों को, ये पिस्टन है, ठीक है ना। तो फ्यूल इसके अंदर क्या होता है, जलता है। जलने के बाद जो शक्ति हमें डायरेक्टली पिस्टन के ऊपर पूरा पूरा मिलती है, उसे हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड हार्स पावर। ठीक है ना। फ्यूल को जलाने पर जो पावर सिलेंडर में जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, वही IHP कहलाता है। ठीक है ना। तो इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा। ईंधन को जलाने पर, ईंधन मतलब फ्यूल, इंग्लिश में इसे फ्यूल बोलते हैं। ईंधन को सिलेंडर के अंदर जलाने पर, ठीक है, जलाने पर कब जलता है, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक में क्या होती है, जलती है, उस समय हमारे पिस्टन पे पूरा जो जली हुई गैस है पूरा शक्ति देती है, पावर से उसे नीचे की तरफ ढकेलती है। तो उस समय जो पावर जनरेट होता है उसी को हम लोग इंडिकेटेड हार्स पावर बोलते हैं। तो ईंधन को सिलेंडर के अंदर जलाने पर, ठीक है ना, जो पावर जनरेट होती है जलाने पर, जो पावर यानी शक्ति, ठीक है, शक्ति लिख लीजिएगा, शक्ति, ठीक है, शक्ति सिलेंडर में पिस्टन पर उत्पन्न होती है, उसे IHP कहते हैं। क्या बोलते हैं, IHP कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, IHP यानी इंडिकेटेड हार्स पावर बोलते हैं। ठीक है ना, IHP आप लोग क्लियर हो गया। अब अगला हेडिंग आप लोग डालेंगे BHP। क्या डालेंगे, ब्रेक हार्स पावर, BHP, ब्रेक हार्स पावर। ठीक है, ब्रेक हार्स पावर। ठीक है ना, चलिए इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सिलेंडर के अंदर पावर स्ट्रोक में जो गैसें जलती, ईंधन जलती है, ईंधन जलने के बाद हमें शक्ति किस पे मिलती है, पिस्टन पे पूरी पूरी मिलती है। यानी कि सिलेंडर के अंदर जो शक्ति मिलती है उसे हम लोग IHP कहते हैं। और सिलेंडर पे सिलेंडर के अंदर जो हमें IHP मिला, इंडिकेटेड हार्स पावर मिला, अब ये हमारे पिस्टन को नीचे की तरफ क्या करेगा, ढकेलेगा। तो हमारा कनेक्टिंग रॉड किसको मूव करेगा, क्रैंक शाफ्ट को मूव करेगा। किसको, क्रैंक शाफ्ट को घुमाएगा। तो जो पावर क्रैंक शाफ्ट पर कार्य के लिए उपलब्ध होती है, ठीक है ना, आइए,
बी मैं यहाँ पे बताऊंगा अभी आप लोगों को कि आईएचपी हमेशा बीएचपी से क्या होता है, अधिक होता है, या आईएचपी से आपका बीएचपी हमेशा कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एफएचपी होता है, फ्रिक्शनल हार्स पावर, यानी कि फ्रिक्शन के कारण कुछ पावर यानी शक्ति खत्म हो जाती है, तो बची हुई हमारी क्या होती है, आईएचपी होती है। हम उस पर एक फार्मूला भी आप लोगों को लिखवाएंगे। तो ब्रेक हार्स पावर क्या होती है ये आप लोगों को लिखना है। तो जो पावर क्रैंकशाफ्ट पर कार्य के लिए उपलब्ध होती है, यहाँ पे लिख लेंगे, जो पावर क्रैंक क्रैंकशाफ्ट पर, जो पावर पावर मतलब शक्ति क्रैंकशाफ्ट पर कार्य के लिए उपलब्ध होती है, उसे बीएचपी कहते हैं। एक चीज देखिए, आपका आईएचपी क्या हो गया, सिलेंडर के अंदर जो ईंधन जली तो पूरी पूरी हमें क्या मिली, शक्ति मिली, तो उसे हम लोग आईएचपी कहते हैं। बीएचपी क्या होती है, तो अब देखिए पिस्टन तो हमारे सिलेंडर के अंदर मूव करेगा तो इसके अंदर घर्षण होगी। पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है तो क्या होता है, घर्षण होता है। या अन्य इंजन के अंदर जो पावर जो मूविंग पार्ट है, जो चलती हैं एक दूसरे से रगड़ कर, वो उसमें पावर कुछ ना कुछ खत्म होगा। उस घर्षण के कारण जो पावर खत्म होती है, जो शक्ति खत्म होती है, उस शक्ति को हम लोग एफएचपी कहते हैं। जो घर्षण से जो शक्ति खत्म हो रही है उसे हम लोग एफएचपी कहते हैं। तो बचा हुआ एफ, अगर हम आईएचपी में से एफएचपी को निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है, बीएचपी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आप लोगों के लिए, अभी समझ में आ जाएगी, दोनों हम सब क्लियर कर देंगे। तो हमारा बीएचपी होगा, सॉरी, ब्रेक हार्स पावर होगी, वो क्या होगा, कैसे निकल कर आएगा, तो इंडिकेटेड हार्स पावर, पूरा जो हमारे सिलेंडर के अंदर जो शक्ति मिली, उसके अंदर अगर हमारी मूविंग पार्ट्स में जो शक्ति खत्म हो जा रही है, यानी कि फ्रिक्शन हार्स पावर को निकाल देंगे, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, बीएचपी आएगा। क्या आएगा, बीएचपी आएगा। अब होता है एफएचपी। तो एफएचपी क्या होती है, फ्रिक्शनल हार्स पावर होती है। एफएचपी क्या होती है, फ्रिक्शनल हार्स पावर होती है, जो घर्षण के कारण शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक है ना। जो पावर घर्षण के कारण जो शक्ति लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफएचपी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एफएचपी भी लिख दे क्या इसी में, कि अगले पेज पे लेके चलें, बताइए। चलिए अगले पेज पे हम ले लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए एफएचपी। एफएचपी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रिक्शनल हार्स पावर। ठीक है, क्या होता है, फ्रिक्शनल हार्स पावर होती है। ये क्या होता है, जब सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव कर रही होती है, ठीक है ना, शक्ति तो मिला है एचपी में, लेकिन हमारा पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करेगी तो उसमें घर्षण उत्पन्न होगा। कहीं और भी मूविंग पार्ट है, जैसे हमारा कनेक्टिंग रॉड क्रैंक पिन से पकड़ा रहता है तो वहां भी मूव करते वक्त घर्षण होती है। ठीक है, तो ऐसे इंजन में कई जगह जो मूविंग पार्ट है, घूमने की वजह से या एक दूसरे से रगड़ कर चलने की वजह से, घर्षण के कारण वो शक्ति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफएचपी बोलते हैं। तो एफएचपी को आप लोग डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे, जो पावर फ्रिक्शन से लॉस हो जाती है उसे हम एफएचपी कहते हैं। लिख लीजिएगा, जो पावर जो पावर ठीक है, फ्रिक्शन में लॉस हो जाती है, जो पावर फ्रिक्शन फ्रिक्शन मतलब घर्षण में लॉस लॉस मतलब खत्म हो जाती है, लॉस हो जाती है,
उसे FHP कहते हैं, यानी कि फ्रिक्शनल हार्स पावर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए IHP अगर आपको निकालना होगा, IHP तो ये क्या होता है, ब्रेक हाउस पावर, यानी कि जो हमारा क्रैंक शाफ्ट पे शक्ति मिल रहा है और घर्षण में जो शक्ति खत्म हो गया है उसको जोड़ देंगे, यानी कि FHP को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, IHP। इसी फार्मूले से सब आया है, इसी फार्मूले से आपका क्या क्या है वो देख लीजिए। तो इसी से हमारा IHP निकालना होगा, तो BHP यानी कि जो हमें शक्ति किस पे मिली, क्रैंक शाफ्ट पे जो शक्ति मिली और फ्रिक्शन के कारण जो खत्म हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मिलेगा ना, उसी को हम लोग इंडिकेटेड हार्स पावर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर BHP निकालना होगा तो BHP इक्वल टू, तो BHP यहीं पे रहेगा FHP प्लस में, तो इधर आके क्या बन जाएगा, IHP से यानी कि इंडिकेटेड हार्स पावर से FHP यानी कि फ्रिक्शनल हार्स पावर को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, BHP निकल कर आ जाएगी। ऐसे ही FHP निकालना होगा तो FHP इक्वल टू, तो FHP इधर है, BHP जुड़ा है, तो इधर आके क्या बन जाएगा, IHP में से घटा देंगे, IHP में से क्या घटा देंगे, BHP घटा देंगे। तो यहाँ से ये फार्मूला निकल कर आई तीनों, ठीक है ना। तीनों फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब होता है मैकेनिकल इफिशियंसी, ठीक है ना, मैकेनिकल इफिशियंसी, एक मिनट चलिए। तो यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल इफिशियंसी निकालना होगा हमें, यानी कि यांत्रिक दक्षता निकालनी होगी। तो हम लोग IHP और BHP के फॉर्म में कैसे निकालेंगे, तो जो हमने इनपुट दिया यानी कि IHP हमें टोटल कितना हार्स पावर मिला है और कितना हमारा किस पे जा रहा है, क्रैंक शाफ्ट पे पावर मिलती है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये हमारा मैकेनिकल इफिशियंसी आ जाएगी, ठीक है ना। या मैकेनिकल इफिशियंसी को और किस फार्मूले से निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल इफिशियंसी यहाँ पे लिख दूंगा। तो हमने जो इनपुट दिया, ठीक है ना, इनपुट कितना आउटपुट मिल रहा है, अगर देखिए अगर इनपुट हमने 100 दिया तो 100 आउटपुट मिला, तो यानी कि यांत्रिक दक्षता 100% है। यानी हम इनपुट अगर 100 दे रहे हैं, हमें आउटपुट 80 मिल रहा है, तो 20 उसमें क्या हो गया, जैसे मान लीजिए अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे इसको हो जाता है 100। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने इंडिकेटेड हार्स पावर हमें 100 मिला हुआ है और फ्रिक्शनल के कारण 20% FHP यानी कि फ्रिक्शनल हार्स पावर खत्म हो जाती है, तो हमारा BHP कितना होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख के एक बार समझा देता हूँ थोड़ा इसको भी। IHP मान के चलिए, यानी कि जब सिलेंडर के अंदर शक्ति उत्पन्न हुई 100, ठीक है ना, 100 अश्व शक्ति HP आपका क्या हो गया, हार्स पावर आपका IHP में सिलेंडर के अंदर IHP है आया। BHP आपका यानी कि ब्रेक हार्स पावर में आपका यहाँ पे ब्रेक हार्स पावर निकालना है और फ्रिक्शनल हार्स पावर आपका लॉस हो गया 20, अश्व शक्ति आपका लॉस हो गया। तो BHP आपको निकालना होगा, तो क्या होगा, IHP में से FHP निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, BHP निकलेगा ना, तब हमारा निकल कर ये क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और मैकेनिकल इफिशियंसी ज्ञात करना होगा, तो मैकेनिकल इफिशियंसी BHP अपन IHP, अगर 100 IHP 100 हार्स पावर अगर आपका शक्ति जनरेट हुआ, तो 100 में से 100 अगर पूरा शक्ति मिल जाता तो आदर्श मानी जाती इंजन, लेकिन 100 मिलता नहीं है, फ्रिक्शन के कारण खत्म हो जाती है, इसलिए 100% कोई भी इफिशियंसी मैकेनिकल इफिशियंसी प्राप्त नहीं होती, कहीं ना कहीं वो घर्षण में समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। अब ये मान के चलिए कि हमारा IHP और FHP दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, मैं यहीं से डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, एक मिनट, ये मैं निकाल रहा हूँ, मान के चलिए ये दिया है, बस इंडिकेटेड हार्स पावर दे दिया है, FHP दे दिया है। आपका एग्जाम में अगर आपको कहीं को मैकेनिकल इफिशियंसी पूछेगा, मैकेनिकल इफिशियंसी निकालने के लिए आपका क्या चाहिए, BHP अपन IHP इंटू 100, यही तो चाहिए, बताइए। तो हमें IHP दिया होगा, FHP दिया होगा, तो हमें क्या निकालना होगा, BHP निकालना होगा। BHP हम कहाँ से निकालेंगे, BHP हमारा निकल कर IHP में से FHP घटा देंगे, IHP में से FHP घटा देंगे तो हमारा BHP निकल कर आएगा,
ब्रेक हार्स पावर कितना आएगा, 100 में से 20 गया, 80 हार्स पावर। अब यहाँ से हम लोग मैकेनिकल इफिशियंसी निकालना होगा, तो bhp अपन ihp, तो bhp कितना है 100, सॉरी bhp हमारा 80 है, ihp कितना है 100 गुणे 100, यानी कि हमारी इफिशियंसी कितनी निकल कर आ गई, 80% इफिशियंसी, मैकेनिकल इफिशियंसी निकल कर इंजन की आ गई। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बस करूंगा, उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, या मैं कोशिश करूंगा लिखवाना होगा तो लिखवा दूंगा। चलिए क्वेश्चन में कुछ कर रहा हूं। पिस्टन यहाँ पे सिलेंडर के अंदर पिस्टन अधिकतम ऊपरी स्थिति क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी क्या, टीडीसी, जो मैंने बता दिया है। ठीक है, क्या कहलाती है, टीडीसी कहलाती है। और सबसे निचली बिंदु क्या कहलाती है, बीडीसी कहलाती है। ये पॉइंट लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इंजन में पिस्टन की अधिकतम ऊपर व अधिकतम नीचे की स्थिति क्या कहलाती है, तो अधिकतम ऊपर की स्थिति टीडीसी कहलाती है और अधिकतम नीचे की स्थिति क्या कहलाती है, बीडीसी, पिस्टन का। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में आपका अगर क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, मान के चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम में आ गया, पिस्टन का कौन सा पार्ट, पिस्टन का कौन सा पार्ट उच्च प्रेशर को सहन करता है, उच्च प्रेशर तथा तापमान को, उच्च दाब तथा ताप को सहन करता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ गया आपका एग्जाम में, तरह तरह के ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप क्या मारेंगे, पिस्टन का पार्ट पता होना चाहिए। पिस्टन का सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि पिस्टन है, तो सबसे ऊपरी पार्ट पे ही तो हमारा क्या होगा, उच्च दाब पड़ेगा, और तापमान भी सबसे ऊपरी पार्ट पे। उस ऊपरी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन लिख लीजिएगा उत्तर में। जो पिस्टन का ऊपरी पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा उच्च प्रेशर को, यानी हाई प्रेशर को और हाई टेम्परेचर को सहन करता है। ठीक है ना, क्लियर। और एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं, आपका कोई कमेंट्स हो तो बताइए। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू, बस आप लोग पढ़ते रहिए। पिस्टन में अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक ऊपर जाती है उसे हम लोग टीडीसी, आप लोगों को पता है। अब आइए पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, अगर एग्जाम में आ गया पिस्टन, अगर आपका आ गया पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, देखिए पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक आया, इसी को हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट मानते बोलते हैं ना, और इसी को क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट आपका टीडीसी से बीडीसी होगा या बीडीसी से टीडीसी होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। और स्वेप्ट वॉल्यूम कितने, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट या स्वेप्ट वॉल्यूम किसके बराबर होगा, तो π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल के बराबर होगा। ये ऑप्शन में दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट में। 4 ऑप्शन आपका कैसे दिया रहता है, तो यहाँ पे मान लीजिए पहला ऑप्शन दे देगा π/4, इसमें से पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए π/4 डीएल ऑप्शन दे दिया है, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे दे दिया है मैं π/4 DL स्क्वायर दे दिया है, या आपका तीसरा ऑप्शन दे दिया है π/4 D स्क्वायर L दे दिया है, और चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे दे दिया है π/2 DL स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बोलिए या सेप्ट वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, इतना क्लियर। आगे बढ़ें और क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को एग्जाम में आया हो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया पिस्टन अपने
सबसे ऊपरी पॉइंट पे रहता है, टीडीसी पे रहता है, तो उस समय सिलेंडर हेड के बीच में जो आयतन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो सबको पता है, उसको हम लोग क्लियरेंस वैल्यूम बोलते हैं। अभी तो हम आप लोगों को पढ़ाया था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियरेंस वैल्यूम बोलते हैं। अब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक जाता है, तो उसमें जो आयतन हमारा होता है टीडीसी से बीडीसी तक का आयतन, उसे हम लोग स्वेप्ट वैल्यूम बोलते हैं ना। टीडीसी से बीडीसी के बीच का आयतन क्या होता है? स्वेप्ट वैल्यूम होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों का जो चैप्टर है लगभग समाप्त हो गई, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर था? तो इंजन से संबंधित महत्वपूर्ण पद जितने भी थे, जैसे कि टीडीसी आपका क्या होता है, बीडीसी क्या होती है, ओडीसी, आईडीसी, बोर, स्वेप्ट वैल्यूम, क्लियरेंस वैल्यूम, टोटल वैल्यूम, कंप्रेशन रेशियो, क्रैंक थ्रो, हार्स पावर यानी कि इंडिकेटेड हार्स पावर क्या होता है, बीएचपी यानी कि ब्रेक हार्स पावर क्या होती है, एफएचपी यानी कि फ्रिक्शनल हार्स पावर क्या होती है, वो सभी हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया। एक बार हम समराइज कर देते हैं शॉर्टकट में। पिस्टन की सबसे ऊपरी स्थिति टीडीसी कहलाती है, पिस्टन की सबसे निचली स्थिति बीडीसी कहलाती है। ओडीसी और आईडीसी, पिस्टन जब सिलेंडर हेड के क्षैतिज इंजन है यानी कि हॉरिजेंटल इंजन है, उसमें अंदर की तरफ पिस्टन होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आईडीसी, इनर डेड सेंटर कहलाएगा। और पिस्टन जब बाहर की साइड होगा तो ओडीसी कहलाएगा, ठीक है। क्लास देखेंगे तो आपको पता होगा। बोर क्या होता है? सो सिलेंडर के अंदर की आंतरिक व्यास क्या कहलाती है? बोर कहलाती है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद स्ट्रोक, यहाँ पे स्ट्रोक भी डाल लीजिएगा ऑप्शन में। स्ट्रोक भी हमने आप लोगों को पढ़ाया है। स्ट्रोक क्या होती है ये? तो स्ट्रोक क्या होती है? तो स्ट्रोक होती है पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक जाए या बीडीसी से टीडीसी तक जाए, उसे एक स्ट्रोक बोलते हैं। टीडीसी से बीडीसी तक आए तो एक स्ट्रोक हो गया, या बीडीसी से टीडीसी तक जाए एक स्ट्रोक हो गया। तो उसी तो हम बोलते हैं ऊपर से नीचे आ गया सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ठीक है। स्वेप्ट वैल्यूम, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक जितना आएगा और जितना उसके बीच का आयतन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्वेप्ट वैल्यूम बोलेंगे। क्लियरेंस वैल्यूम, पिस्टन जब टीडीसी पे होता है तो सिलेंडर हेड और टॉप डेड सेंटर के बीच में जो आयतन होती है घिरी हुई, उसे हम लोग क्लियरेंस वैल्यूम बोलते हैं। टोटल वैल्यूम क्या होता है? तो स्वेप्ट वैल्यूम और क्लियरेंस वैल्यूम को जोड़ते हैं तो टोटल वैल्यूम आता है। कंप्रेशन रेशियो क्या होती है? तो कंप्रेशन रेशियो होती है किसी सिलेंडर का कुल आयतन तथा किसी सिलेंडर का कुल आयतन तथा क्लियरेंस आयतन के बीच के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। उसके बाद क्रैंक थ्रू क्या होती है? तो क्रैंक थ्रू होती है क्रैंक पिन के केंद्र, क्रैंक पिन के केंद्र तथा क्रैंक शाफ्ट के केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैंक थ्रो बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको आईएचपी, बीएचपी, एफएचपी भी बताया था। आईएचपी क्या होती है? सिलेंडर के अंदर जब ईंधन जलती है तो जितनी शक्ति मिलती है उसे हम लोग आईएचपी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने बीएचपी बताया था, यानी कि जो शक्ति उत्पन्न हुई रहती है, वो जो शक्ति हमारे क्रैंक शाफ्ट पे फाइनली मिलती है, क्रैंक शाफ्ट हो गया या फ्लाईव्हील हो गया, जो फाइनली फ्लाईव्हील या क्रैंक शाफ्ट पे जो हमें शक्ति मिलती है वो बीएचपी होता है। एफएचपी क्या होती है? तो पिस्टन या अन्य जो भी मूविंग इंजन के पार्ट्स है उसमें जो शक्ति लॉस हो जाती, खत्म हो जाती है, उसे हम लोग फ्रिक्शनल हार्स पावर एफएचपी कहते हैं। तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। बाकी जो लोग अभी तक ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो एक बार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, एमएमबी का कोर्स मिल जाएगा, साथ में डीजल मैकेनिक का भी कोर्स आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप आल कोर्सेज में आएंगे, ठीक है ना। तो आल कोर्सेज में जैसे कि आपका डीआरडीओ का एग्जाम चल रहा है उसका भी मिल जाएगा, एमपीटीओ का, आईटीआई बैच, सीआईटीएस का एग्जाम का मिल जाएगा, ठीक है। इंट्रेंस और फाइनल एग्जाम का, बिहार बीटीएससी की जो अभी वैकेंसी आई हुई है पंप ऑपरेटर का, ठीक है, निरीक्षक कार्य का, उसका आपको कोर्स मिल जाएगा। बाकी किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा कोर्स से रिलेटेड और मुक टेस्ट से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो 9140822403 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये प्ले स्टोर पे इजीली आपका अवेलेबल है, सक्सेस करियर मोबाइल ऐप। आज की वीडियो में हम यहीं पे एंड करेंगे। किसी तरह की क्वेरी होगी तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। तब तक बाय, जय हिंद।